है फ्रेंड्स, आज मैं कि ये जो है 9th का बुक है राजनीति शास्त्र का, ये भारतीय भवन है। इसका मैं आज फर्स्ट चैप्टर बताऊंगी जो कि है समकालीन विश्व में लोकतंत्र। मतलब ये है कि समकालीन विश्व में कैसा लोकतंत्र है। पहले था यहाँ राजतंत्र, और राजतंत्र के बाद आया लोकतंत्र। तो हमारा जो समकालीन विश्व है उसमें लोकतंत्र कैसे चल रहा है, लोकतंत्र है कैसा समकालीन विश्व में। समकालीन विश्व का मतलब है कि जो अभी का वर्तमान का जो विश्व है या थोड़ा पहले का, उसी को बोलते हैं समकालीन विश्व। तो उसमें लोकतंत्र कैसा है इसके बारे में इसमें चर्चा किया गया है। तो इसमें बहुत सारे नेपाल, म्यांमार, ये हमारे जो पड़ोसी देश है इसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ से थोड़ा सा विषय प्रवेश देख लेते हैं। 21वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है। 21वीं जो शताब्दी है जो कि हम इसकी शुरुआत 2001 से मान सकते हैं। 2000 तक क्या था हमारा, 2000 तक था 20वीं शताब्दी, ठीक है। और 21वीं शताब्दी को क्या मान सकते हैं, 2001 को हम 21वीं शताब्दी मान सकते हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि 21वीं शताब्दी लोकतंत्र की शताब्दी है। विश्व के अधिकांश देश लोकतंत्र के मार्ग पर अग्रसर हैं। विश्व के जो अधिकांश देश हैं वो लोकतंत्र को अपना रहे हैं। वो बोल रहे हैं कि हमारे यहाँ राजतंत्र ठीक नहीं है। विश्व के सभी देशों में राजतंत्र चला गया है, अब क्या आ रहा है, लोकतंत्र आ रहा है। तो हम भी क्या करते हैं, लोकतंत्र को अपनाते हैं, विश्व के अधिकांश देश। इस अध्याय में आप देखेंगे कि विगत 100 वर्षों में विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र ने किस प्रकार अपना पांव जमाया। इस चैप्टर में आप ये भी देखेंगे कि पिछले 100 वर्षों में लोकतंत्र क्या था, अपना पैर कैसे जमाया, कैसे कैसे वो अपना लोकतंत्र विकास किया। विश्व के आधे से अधिक देशों में लोकतांत्रिक सरकारें स्थापित हो चुकी थी। विश्व के जो अधिकांश देश हैं, आधे से अधिकांश, उसमें क्या था, लोकतंत्र आ चुका था। और अनेक देश इसके लिए प्रयत्नशील थे, और बहुत सारे ऐसे देश थे जो लोकतंत्र लाने के लिए प्रयत्नशील थे। लोकतंत्र का विकास विश्व में सहज ढंग से नहीं हुआ। अब लोकतंत्र इतना आसानी से थोड़ी आ जाता, क्योंकि राजतंत्र की जड़ जो थी बहुत ही मजबूत था विश्व भर में। तो लोकतंत्र क्या था, सहज ढंग से नहीं हुआ इसका विकास विश्व भर में। अनेक देशों में इनके लिए संघर्ष करना पड़ा। बहुत सारे देशों को लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष करना पड़ा। इस अध्याय में लोकतंत्र के उतार चढ़ाव की कहानी से अवगत कराया जाएगा। इस अध्याय में क्या कराया जाएगा, लोकतंत्र की उतार चढ़ाव की जो कहानी है, लोकतंत्र आता है, कैसे सत्ता का परिवर्तन हो जाता है, तख्तापलट हो जाता है किसी देश में, वो सब के बारे में इसमें चर्चा किया जाएगा। आज भी लोकतंत्र को संक्रमण काल से गुजरना पड़ता है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र को बार बार चुनौती दिया जा रहा है, जैसे कि पाकिस्तान, म्यांमार को ले लेते हैं, नेपाल को ले लेते हैं, श्रीलंका को ले लेते हैं वर्तमान में। वहाँ पर हमेशा लोकतंत्र को क्या है, चुनौती दिया जा रहा है। जिस देश में लोकतंत्र स्थापित हो चुका है वहाँ भी यह भय हमेशा बना हुआ है कि कब यह संकट के बादलों से घिर जाएगा। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हो चुका है, लेकिन वहाँ पे संकट कम नहीं है कि लोकतंत्र हमारा कब ख़त्म हो जाए। लोगों को ये डर है। इन बाधाओं के रहते हुए भी विश्व के अधिकांश निवासियों में लोकतंत्र के प्रति आस्था बढ़ी है। अब कितना बाधा तो इसमें बहुत है, तो भी क्या लोग कर रहे हैं, अपनी आस्था बढ़ा रहे हैं, ठीक है, कि नहीं हमारे यहाँ क्या आएगा, लोकतंत्र आएगा, चाहे जो भी हमें जोखिम क्यों ना उठाना पड़े। विश्व रंगमंच पर अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं भी लोकतांत्रिक सिद्धांतों में ही विश्वास रख रही है। इस प्रकार हम लोग वैश्विक लोकतंत्र के मार्ग पर निरंतर अग्रसर है। अब यहाँ पे हमारा जो विषय प्रवेश था वो खत्म हो चुका है। यहाँ से अब देखते हैं लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष की कहानी कौन कौन था। तो पहले शुरुआत करते हैं इसकी, क्या, नेपाल जो हमारा एक पड़ोसी देश है उसका। तो यहाँ पे दिया गया है, आपको ज्ञात होगा कि लोकतंत्र की बहाली के लिए भारत के पड़ोसी राज्य नेपाल ने 6 अप्रैल 2006 से 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन द्वारा जबरदस्त आंदोलन चलाया गया। ये क्या हुआ था कि नेपाल में लोकतंत्र लाने के लिए 6 अप्रैल 2006 को 7 राजनीतिक जो दल थे वहाँ के गठबंधन बनाए थे कि हम लोग क्या करेंगे, मिलकर आंदोलन चलाएंगे और लोकतंत्र को लाएंगे। और इस आंदोलन को अंततः सफलता भी मिली। इसका मुख्य कारण यह था कि इस आंदोलन को जन समर्थन प्राप्त था। इन आंदोलन को क्या था, जनता का समर्थन प्राप्त था लोकतंत्र की बहाली के लिए। और ये है हमारे पूर्व नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र, ठीक है, इनका ये इमेज है। नेपाल की जनता बेचैन थी, क्या लाने के लिए, लोकतंत्र लाने के लिए। इसके लिए उसने आक्रोश था कि इस जन आक्रोश के सवाल के आगे राजशाही को झुकना पड़ेगा। अब उनमें क्या था, ये आक्रोश था वहाँ के जनता को कि
लोकतंत्र के आगे राजतंत्र को क्या होगा, झुकना पड़ेगा। 24 अप्रैल 2006 का दिन सदा याद रहेगा, क्योंकि इसी दिन नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने संसद को बहाल कर सत्ता 7 राजनीतिक दलों के गठबंधन को सौंपने की घोषणा किया। जो राजा जिसके हाथ में सत्ता था, नरेश जो था ज्ञानेंद्र, ठीक है, वो क्या किया, संसद को सौंप दिया 7 राजनीतिक दलों के हाथों में। नेपाल में लोकतंत्र का पुनर्जन्म हुआ। विश्व के अनेक देशों के नाम गिनाए जा सकते हैं जहां संघर्ष के बाद लोकतंत्र की स्थापना की जा सकी है। विश्व के ऐसे, नेपाल जैसे बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पे क्या है, लोकतंत्र की स्थापना किया जा चुका है। कहीं सत्ता सैनिक शासन के पास थी तो कहीं एक राजनीतिक दल के, और बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या था, सैनिक शासन, ठीक है, सैनिक के हाथों में शासन था, राजा के हाथों में नहीं, या किसी एक दल के हाथों में। बहुत सारे ऐसे देश है जहाँ पे एक दल का प्रभुत्व था, वहाँ पे क्या था, वहाँ पे लोकतंत्र लाया जा चुका था। इसके उतार चढ़ाव के बाद अंततः सफलता लोकतंत्र को ही मिली, ठीक है। इतना सारा कांड होने के बाद भी सफलता किसको मिलता है, लोकतंत्र को ही। जब हम इतिहास के पन्नों को उलटते हैं तो हमें इस बात का ज्ञान हो जाता है कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए अनेक देशों में जन आंदोलन हुए हैं। अगर हम देखते हैं कि लोकतंत्र कैसे आया था, बिना जनतंत्र के हमारा लोकतंत्र नहीं। अब यहाँ हम देख रहे हैं कि इतिहास के पन्नों को अगर हम उलट कर देखते हैं तो हमें क्या पता चलता है कि लोकतंत्र कैसे आया है, जन आंदोलन से। बिना जन आंदोलन का लोकतंत्र नहीं आया है। ब्रिटेन एक ऐसा देश है जहाँ स्वतः लोकतंत्र ने धीरे धीरे अपना पैर जमाया और राजशाही के सारे अधिकार उसके द्वारा छीने गए। अब ब्रिटेन एक ऐसा देश है, ठीक है, उदाहरण में, कि वहाँ पर जो लोकतंत्र आया बिना जन आंदोलन का आया, धीरे धीरे राजशाही को हटा दिया। दक्षिण अमेरिका के एक देश चिली, अब दक्षिण अमेरिका के एक देश जो है चिली, उसके बारे में बताया गया, नेपाल के बारे में बता दिया गया, अब चिली के बारे में बताया जा रहा है। 11 सितंबर 1973 को लोकतंत्र समाप्त कर सैनिक शासन स्थापित किया गया। वहाँ पे क्या था, लोकतंत्र को ही समाप्त कर दिया, सैनिक तख्ता पलट हुआ और सैनिक शासन स्थापित हो गया 11 सितंबर 1973 के। चिली कहाँ है, दक्षिण अमेरिका का एक देश है। चिली के तत्कालीन राष्ट्रपति आयेंदे की हत्या कर शासन की बागडोर जनरल ऑगोस्तो पिनोशे ने हथिया लिया। अब वहाँ का जो तत्कालीन राष्ट्रपति था आयेंदे, उसकी हत्या करवा दिया गया, किसके द्वारा, जनरल ऑगोस्तो पिनोशे के द्वारा, जो कि क्या था, सेना का प्रमुख था, ने हथिया ली। वह 17 वर्षों तक चिली का राष्ट्रपति बना रहा, कौन, ऑगोस्तो पिनोशे। परंतु पिनोशे की सैनिक तानाशाही का तो अंत होना ही था। 1988 में उसके इस प्रत्याशा में जनमत संग्रह कराने का निर्णय लिया। अब 1988 में क्या हुआ, 11 सितंबर 1973 को तो ये तख्ता पलट कर दिया और आयेंदे को हटा दिया। चिली के जो राष्ट्रपति थे तत्कालीन, उसको हटाने के बाद वो 17 वर्ष तक कहाँ शासन किया, चिली में शासन किया जनरल ऑगोस्तो पिनोशे। लेकिन 1988 में क्या हुआ, जनमत संग्रह कराएगा, जिसमें जनता इसे नकार देती है। जनता उसके शासन को जारी रखने के पक्ष में मतदान करेगी, परंतु पासा पलट गया। अब इसको लगता था ऑगोस्तो पिनोशे के कि नहीं, जनता हमारे फेवर में ही मतदान करेगी, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जनता क्या करती है, पलट जाती है। अपार बहुमत से जनता ने पिनोशे की सत्ता को नकार दिया कि आप यहाँ के सत्ता नहीं संभाल सकते, चिली आपके लिए नहीं है। चिली की जनता अपनी लोकतांत्रिक परंपरा को भूली नहीं थी। अब चिली की जो जनता थी उसको याद था कि लोकतंत्र हमारा कैसा है, लोकतंत्र हमारा अच्छा था। जो कि जिसके आयेंदे जो थे राष्ट्रपति, उसको हटाकर ये ऑगोस्तो पिनोशे आया है, वो ठीक नहीं है, ऐसे उसको क्या किया, नकार दिया। सकी थी और जब इसे लोकतंत्र बहाल करने का अवसर मिला तब भला वह चूक कैसे करता। अब जनता क्या कर रही थी, लोकतंत्र को भूली नहीं थी चिली की जनता, और जब इसे मौका मिला लोकतंत्र बहाल करने के लिए तो वो कैसे भूल जाती और कैसे चूक करती जनता, उसको गिरा दिया। किसकी सरकार को, ऑगोस्तो पिनोशे की सरकार को। अंततः चिली में लोकतंत्र की बहाली हो गई। चिली में क्या हो गया, लोकतंत्र की बहाली हो गया। 2006 के जनवरी माह में ऑगोस्तो पिनोशे की तानाशाही के दौरान दमन का शिकार रही समाजवादी विचारधारा में मिशेल बेचले चिली की राष्ट्रपति बनी। 2006 में कौन बनी, मिशेल जो बेचले थी, इधर ये चिली की क्या बनी, राष्ट्रपति बनी, जिसके पिता जो थे वो मारे गए थे 11 सितंबर 1973 को, ठीक है। उनकी ही बेटी थी मिशेल बेचले जो चिली की राष्ट्रपति बनी थी। कब, 2006 में, जनवरी माह में, ऑगोस्तो पिनोशे के सरकार जब गिर जाता है तब। इस प्रकार विश्व रंगमंच पर 2 महत्वपूर्ण घटनाएं, नेपाल में लोकतंत्र की बहाली और चिली में लोकतंत्र आंदोलन की नेत्री मिशेल बेचले की राष्ट्रपति पद पर निर्वाचन होना लोकतंत्र में जनता की आस्था को दर्शाता है। इस प्रकार अगर पूरे विश्व में देखें तो नेपाल और चिली में हुई घटनाओं को क्या करता है,
लोकतंत्र की आस्था को जनता में और बढ़ाता है कि देखिए कैसे नेपाल और चिली में जनता क्या किया, बगावत किया या फिर बोले तो जन आंदोलन किया, जिससे क्या हो गया, वहाँ पे लोकतंत्र आ गया, जिससे जनता को क्या हुआ, एक अच्छा उदाहरण मिला कि अगर हम लोग भी ऐसा करते हैं तो हमारे यहाँ भी आ जाएगा लोकतंत्र। अंततः केवल इतना ही है कि जहाँ नेपाल में राजशाही के अत्याचार के विरुद्ध आंदोलन हुए, वहीं चिली में सैनिक शासन। अब नेपाल में क्या था, राजशाही, ठीक है, नेपाल में राजशाही था और चिली में था सैनिक शासन। सैनिक शासन को न जनता उखाड़ के फेंका था चिली का, नेपाल के राजशाही शासन को ज्ञानेंद्र को, यहाँ पे अवस्थी पिनेसो के। परंतु दोनों स्थितियों में लोकतंत्र की ही विजय हुई, दोनों स्थिति में लोकतंत्र ही जीता। विश्व में कुछ ऐसे भी देश हैं जहां न तो राजतंत्र की तानाशाही और न ही सैनिक शासन की, परंतु वैसे देश भी तानाशाही के चुंगल से मुक्त होने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए बेचैन है। पोलैंड इसका। अब बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे न राजतंत्र है न सैनिक शासन है, वहाँ पे एक दल का प्रभुत्व है। एक दल का प्रभुत्व का कहने का मतलब है कि अगर एक दल का प्रभुत्व होता है तो वहाँ पे भी तो लोकतंत्र नहीं होगा ना। लोकतंत्र का मतलब होता है बहुत सारे ऐसे दल हो जो राजनीति में भाग ले और सरकार चुने, और कुछ विपक्षी दल भी हो जैसे उसके कमी को बताए। तो ऐसे क्या था, बहुत सारे ऐसे देश हैं जिसमें लोकतंत्र तो है बट क्या है, वहाँ पे एक दल का शासन है। मुक्त होने और लोकतंत्र की स्थापना के लिए बेचैन थे। पोलैंड इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। अब पोलैंड के बारे में बताया जा रहा है। यहाँ पे 2 देशों के बारे में बता दिया गया है, जो कि चिली है। चिली में सैनिक शासन को हटाया गया था 11 सितंबर 1973 को, और नेपाल में 24 अप्रैल 2006 को राजतंत्र को हटाया गया था। और यहाँ पे अब पोलैंड में बताया जा रहा है कैसा शासन को हटाया गया था। पोलैंड में हटाया गया था एक दल के शासन को। तो उधर हम देख लिए चिली और नेपाल वाला, अब इधर देख रहे हैं पोलैंड में एक दल के शासन को। अब पोलैंड का उदाहरण है, वहाँ पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी की तानाशाही थी और वहाँ पे एक ही पार्टी चलता था जिसका नाम था पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी। अन्य राजनीतिक दलों को राजनीति में भाग लेने की अनुमति नहीं थी। अब कोई भी दल नहीं आएगा भाग लेने, हम ही रहेंगे, ठीक, उसका ये काम था कि नहीं हम ही रहेंगे पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, कोई अन्य दल नहीं आएगा। एक दल की सरकार के रवैये के विरुद्ध वहाँ के मजदूर संगठित हो उठे। अब एक दल के रवैया तो ठीक नहीं ना होगा, या तानाशाह हो जाएगा। तो वहाँ के जो मजदूर थे वो एक संगठन बना लिए और बोले कि नहीं एक दल को हटा देना है। वहाँ हड़ताल करना भी गैर कानूनी था। अब एक दल का शासन होगा तो एक दल में जैसा मन करेगा वैसा क्या करेगा, नियम कानून बना लेगा। तो वहाँ पे बोल दिया था कि अगर कोई हड़ताल करता है तो वह गैर कानूनी माना जाएगा। फिर भी साहस कर एक महिला कर्मचारी ने लेनिन जहाज कारखाना के निष्कासन के प्रश्न पर मजदूरों ने हड़ताल कर दिया। लेकिन एक महिला क्या की, साहस करके लेनिन जहाज जो एक कारखाना था उसमें काम करती थी वो महिला, वो हड़ताल कर दी। लेक वालेसा नामक कर्मचारी के नेतृत्व में पोलैंड में मजदूर संघर्ष शुरू हुआ। अब लेक वालेसा जो कि उसी लेनिन जहाज कारखाना में काम करता था, ये क्या किया, हड़ताल को संभाला और इसी के समर्थन में मजदूर जो थे हड़ताल किए। आंदोलन में लेक वालेसा को सफलता मिली। अब आंदोलन जो था वह सफल रहा और लेक वालेसा को सफलता मिली आंदोलन को करने में। नया मजदूर संगठन सोलिडेरिटी का गठन हुआ। अब नया मजदूर संगठन का नाम क्या रखा, सोलिडेरिटी। एकल राजनीतिक दल की तानाशाही वाले राज्य में स्वतंत्र मजदूर संघ का गठन एक ऐतिहासिक घटना था। अब एकल राजनीतिक दल वाला जो देश था उसमें अगर कोई तानाशाही राज्य में एकल राजनीतिक दल को तानाशाही राज्य ही ना बोलेंगे, उसमें स्वतंत्र मजदूर संगठन का गठन तो एक ऐतिहासिक घटना ही होगा। क्योंकि क्यों किया गया, ये तो बोलता था कि नहीं हम अकेले रहेंगे, एक ही वो दल रहेगा, यहाँ पे क्या करना है, हड़ताल करना भी गैर कानूनी है। तो ये बन गया एक ऐतिहासिक घटना। मजदूर संघ की लोकप्रियता बढ़ते देख पोलैंड की तत्कालीन सरकार ने दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ की घोषणा कर दिया। वहाँ पे जो सरकार था वो देख रहा था कि ये जो मजदूर संगठन है इसकी सक्रियता बढ़ रही है, तो वहाँ पे दिसंबर 1981 में मार्शल लॉ की घोषणा कर देता है वहाँ की सरकार। संघ के सदस्यों को कैद कर अनेक यातनाएं दी गई। अब जो संघ में शामिल थे जो सदस्य, उसको बहुत सारा यातनाएं दिया गया, परंतु पोलैंड में आंदोलन रुका नहीं। अब पोलैंड में आंदोलन हो रहा है। अंत में सरकार को मजदूर संघ से समझौता करना पड़ा। अब जो था सरकार के पीछे जनता हाथ धोकर पड़ी हुई थी, तो क्या करना पड़ा सरकार को,
मजदूर संगठन से समझौता करना पड़ा और जो समझौता करने के लिए राजी हो गया। एक दल सरकार द्वारा स्वतंत्र चुनाव कराया जाए। अब क्या क्या मांग था, कितना अच्छा मांगा वो चीज़ें। स्वतंत्र चुनाव के लिए मांगा कि स्वतंत्र चुनाव कराया जाए। पोलैंड की सीनेट की सभी 100 सीटों के लिए चुनाव हुआ। अब सीनेट वहाँ के संसद का नाम है, तो उसमें क्या हुआ, 100 सीट के लिए चुनाव हुआ, जिसमें सॉलिडेरिटी के 99 स्थानों पर सफलता मिली। अब देखो सॉलिडेरिटी जो था, सॉलिडेरिटी वो कौन सा संगठन था, एक मजदूर संगठन था, जिसके नेता कौन थे, लेक वालेसा, जो कि मजदूर संगठन जो हड़ताल कर रहे थे लेनिन जहाज कारखाना पे, इसके क्या कर रहे थे, ये अगुवाई कर रहे थे लेक वालेसा। तो लेक वालेसा की जो सरकार पार्टी का नाम था सॉलिडेरिटी था। तो सॉलिडेरिटी को क्या हुआ, यहाँ पर जो समझौता किया गया किसके द्वारा, पोलैंड सरकार के द्वारा, जो एक दल का था। तो उनमें समझौता में मजदूर संगठन जो था कुछ मांग रखा, क्या मांग रखा कि स्वतंत्र चुनाव कराया जाए, ठीक है, और सीनेट के 100 सीटों पर चुनाव हो, जिसमें से अगर चुनाव हुआ तो 99 सीट किसको मिला, लेक वालेसा को, ठीक ना, जो कि मजदूर संगठन का नेता था। और पोलैंड में जो एक दल का प्रभुत्व था, पोलिश यूनाइटेड वर्कर्स पार्टी, उसको सिर्फ एक सीट मिला। तो इससे साफ जाहिर हो जाता था कि जो एक दल का शासन है उसको जनता नकार रही थी, बुरी तरीके से नकार थी। अक्टूबर 1990 में राष्ट्रपति पद के लिए भी चुनाव हुआ। अक्टूबर 1990 में भी राष्ट्रपति पद के लिए अब चुनाव हुआ, जिसमें भी लेक वालेसा क्या था, पोलैंड के राष्ट्रपति निर्वाचित हो गया। अब तो पोलैंड के राष्ट्रपति कौन बन गया, लेक वालेसा, जो कि लेनिन जहाज कारखाना में काम करने वाला एक मजदूर था, नहीं मजदूर नहीं था, एक कर्मचारी था। विश्व रंगमंच पर घटित उपयुक्त तीनों घटनाएं इस बात के घोतक हैं कि लोग लोकतंत्र को ही सर्वोत्तम शासन मानते हैं। अब ये घटना क्या है, विश्व के रंगमंच पर घटी जा रही थी। तो बहुत सारे ऐसे लोग का मानना है विश्व के कि जो सबसे सर्वोत्तम शासन है वो लोकतंत्र है। लोकतंत्र से अच्छा कोई शासन नहीं है, न सैनिक शासन है, न राजशाही शासन है, न एक दल का शासन है। सबसे अच्छा शासन है लोकतंत्र। इसी आधार पर कहा जाता है कि आज लोकतंत्र का युग है। इसी आधार पर कहा जाता है कि आज क्या है, लोकतंत्र का युग है। आज विश्व की अधिकांश जनता लोकतंत्र रूपी खुले आकाश के नीचे सांस ले रही है। विश्व के अधिकांश देश किसी न किसी रूप में लोकतांत्रिक सरकार को गले लगा चुके हैं। जहाँ सही अर्थ में लोकतंत्र स्थापित नहीं हो सका है, वहाँ भी लोग अपने को सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश का निवासी कहने में गर्व का अनुभव कर रहे हैं। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के पूर्व जब साम्यवादी दल का अधिनायकत्व का था, तब भी सोवियत नेता कहा करते थे कि उनका देश विश्व का सर्वाधिक लोकतांत्रिक देश है। अब देखिए कि अब यहाँ पे थोड़ा सा आ गया विश्व की जो राजनीति है उसकी बात। तो 1991 में क्या हुआ था कि सोवियत संघ का विघटन हो गया था, जिसमें अमेरिका का बहुत बड़ा हाथ था, जो कि अमेरिका बनना चाहता था, क्या बनना चाहता था, प्रभावशाली बनने के बाद वो क्या किया, सोवियत संघ का विघटन करवा दिया 1991 में। तो ये इसमें भी कहा गया था, सोवियत संघ भी बोल रहा था कि नहीं, हमारा देश भी क्या है, हमारे देश में जितने भी देश शामिल है गणराज्य में, वो सब क्या है, हमारा लोकतांत्रिक देश है। लेकिन लोकतांत्रिक था नहीं, समाजवाद और साम्यवाद था। विभिन्न सोवियत संघ लोकतांत्रिक देश की स्थापना, लोकतंत्र की स्थापना कर चुका है। काम पाने का अधिकार लोगों का मौलिक अधिकार है। लोगों को योग्यता के अनुसार काम मिलता है और आवश्यकता के अनुसार परिश्रम। ये किसका मानना था, सोवियत संघ का। लेकिन सोवियत संघ में ऐसा कुछ था नहीं। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा देख लेते हैं क्या दिया गया है, लिच्छवी गणतंत्र के बारे में दिया गया है। लोकतंत्र के विस्तार के अध्ययन के क्रम में सबसे पहले प्राचीन भारत में लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था का अवलोकन कराना सही होगा। प्राचीन जो हमारा भारत था उसमें लिच्छवी क्या था, गणतंत्र था। यहाँ जनता क्या करती थी, अपने शासक को चुनती थी। भारत के गंगा तट पर 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में कई गणराज्य ऐसे थे जहां लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के उदाहरण मिलते हैं। ऐसे गणराज्य बुद्ध काल में भी फल फूल रहे थे। ऐसे गणराज्यों में कपिल वस्तु का जो शक्य गणराज्य था, कुशीनारा एवं पावा के मल्ल, मिथिला के विदेह तथा अनेक छोटे मोटे गणराज्य के नाम गिनाए जा सकते हैं, जहाँ पे क्या था, लोकतंत्र था। गणतंत्र मतलब लोकतंत्र, यही गणतंत्र, जहाँ लोकतांत्रिक परंपरा स्थापित हो चुकी थी। परंतु भारत के लोकतंत्र के विकास में लिच्छवी गणतंत्र का महत्वपूर्ण स्थान है। अब भारत के लोकतंत्र के विकास में क्या लिच्छवी गणराज्य का महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि लोगों को पता है कि हमारे यहाँ क्या था, लिच्छवी गणतंत्र था।
जिसमें राजतंत्र का कोई अधिकार नहीं चलता था। वहाँ पे लोग अपने मत से, अपने जनता अपने मत से क्या चुनती थी, राजा को चुनती थी, जिसे भारत में आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल कहा जाता है। जिसे भारत में क्या कहा जाता है, आधुनिक लोकतंत्र का उद्गम स्थल लिच्छवी गणतंत्र माना जाता है। लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी वैशाली थी, जिसका संस्थापक राजा विशाल थे। अब वैशाली के संस्थापक राजा विशाल। अब वैशाली लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी थी। वर्तमान में वैशाली बिहार का एक जिला है। अब वैशाली हमारा जिला है, बिहार का एक जिला है जो कि वैशाली है। वहाँ पे लिच्छवी गणतंत्र की राजधानी हुआ करती थी, परंतु लिच्छवियों से संबंध होने के कारण आज भी वैशाली भारतीय मानचित्र में विशेष स्थान रखती है, लिच्छवी से संबंध होने के कारण। अब जिस समय विश्व के अधिकांश देशों में राजतंत्र प्रचलित था और निरंकुश शासन का बोलबाला था, उस समय लिच्छवी गणतंत्र में समानता और स्वतंत्रता के सिद्धांत दृष्टिगोचर हो रहे थे। अब जिस समय विश्व के अधिकांश देश क्या कर रहे थे, राजतंत्र प्रचलित कर रहे थे, उस समय हमारा जो देश था वो लिच्छवी गणतंत्र वो समानता व स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपना रहा था। वो समानता की, समान है सभी लोग और सभी लोग स्वतंत्र है, इसके सिद्धांत को अपना रहा था, जो आधुनिक प्रजातंत्र के मूलाधार है। आधुनिक प्रजातंत्र के मूलाधार है। लिच्छवी गणतंत्र में राज्य की समस्त शक्ति जनता में निहित है। अब लिच्छवी गणतंत्र में राज्य की समस्त शक्ति किसमें है, जनता में है। जनता जो चाहेगी वही करेगी। जनता का अस्तित्व तो था, परंतु उसकी स्थिति जनता के सेवक के रूप में मान्यता थी। अब जनता का अस्तित्व था, लेकिन उसका क्या अस्तित्व था, सेवक के रूप में मान्यता थी कि सेवक हैं, लेकिन आप चुन सकते हैं अपनी राजा को। प्रजा की भलाई करना है उसका एकमात्र उद्देश्य था। उसका क्या काम था राजा का, कि आप प्रजा की भलाई कीजिए। राजा शक्ति समूह में निहित थे, अनेक सदस्यों से बनी संस्था परिषद कहलाती थी। अब राजा क्या था, शक्ति समूह में निहित था, वहाँ पे अनेक सदस्यों से बनी एक परिषद होती थी, जिसका एक मुखिया होता था। परिषद की कार्यवाही जिस भवन में होती थी उसे सभागार कहा जाता था। अब लिच्छवी जो गणतंत्र था वो कैसा था, इसके बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है कि सभागार होता था। सभागार में बैठकर राज्य के सामाजिक और राजनीतिक प्रश्नों पर विचार किया जाता था। वो उसमें बैठकर, जैसे कि अभी के संसद भवन में बैठकर लोग विचार करते हैं। कैबिनेट की बैठक होती है, जब बहुत सारे मंत्री होते हैं, उसमें अपने अपने प्रस्ताव रखते हैं। तो ऐसे उस समय भी होता था। लिच्छवी गणतंत्र में राजनीतिक प्रश्नों पर विचार होता था। परिषद के सभापति को राजा कहा जाता था। परिषद के जो सभापति होते थे, जैसे कि अभी है अध्यक्ष होते हैं लोकसभा के, वैसे ही उस समय परिषद के क्या थे, एक सभापति होते थे, जिसे राजा बोला जाता था। लिच्छवी गणतंत्र में राजाओं की संख्या असंख्य थी। अब लिच्छवी गणराज्य में राजा बहुत थे। अब राजा किसे कहा जाता था, जो मंत्री है अभी, ठीक है, उसी को उस समय राजा बोला जाता था। और राजा का एक सभापति होता था। राजा परिषदों का गठन करती थी। अब परिषद का एक क्या होता था, राजा होता था, जिस सभापति होता था, जिसे राजा कहा जाता था। राजाओं के साथ शासन करने वाले उपराजा, कुछ उपराजा भी होते थे, जैसे कि अभी मुख्यमंत्री होते हैं, उप राष्ट्रपति होते हैं, ऐसे ही उपराजा हुआ करते थे। सेनापति और अन्य पदाधिकारियों की संख्या भी बहुत अधिक होती थी। परिषद की बैठक के लिए गण पूर्ति की भी व्यवस्था थी। प्रातः प्रत्येक प्रस्ताव पर गहन वाद विवाद होता था। जैसे अभी वाद विवाद होते हैं किसी भी प्रस्ताव पे, अगर कोई संसद में कोई वाद रखता है तो उसमें क्या होता है, वाद विचार होता है। ऐसे ही उस समय भी क्या होता था, किसी भी प्रस्ताव, कोई भी बात पर बहुत सारे निर्णय लिया जाता था वाद विवाद करके। बहुमत अथवा सर्वसम्मति से ही कोई ठोस निर्णय लिया जाता था। अगर कोई भी हल ना निकले तो बहुमत से, न तो सर्वसम्मति से क्या लिया जाता था, कोई ठोस निर्णय लिया जाता था। परिषद से अनुपस्थित सदस्यों को भी यह अधिकार था कि वह लिखकर अपना मत दे दे। अगर परिषद में कोई सदस्य किसी कारणवश नहीं आए हैं तो अपना मत क्या कर लिख कर दे सकते हैं। उसके मतों को गुप्त रखा जाता था। इस प्रकार लिच्छवी गणतंत्र में गुप्त मतदान पद्धति भी विद्यमान थी। जैसे अभी राष्ट्रपति का चुनाव होता है गुप्त मतदान पद्धति करके। परिषद की बैठक के उचित संचालन के लिए नियम भी बने हुए थे। बैठक जो होता था उसके उचित संचालन के लिए नियम भी बने हुए थे एवं परिषद में अनुशासन का पालन होता था। परिषद में क्या था, अनुशासन का पालन होता था। किसी प्रस्ताव पर अंतिम निर्णय होने के बाद उस पर पुनर्विचार नहीं होता था। अगर
प्रस्ताव पर अगर अंतिम निर्णय हो गया तो उसमें पुनर्विचार नहीं होता है। लेकिन अभी क्या होता है, किसी भी प्रस्ताव पर राष्ट्रपति पुनर्विचार करने के लिए भेज सकते हैं। उसको अधिकार होता है कि आप लोग जाइए और इस प्रस्ताव पर पुनर्विचार करके आइए। परिषद के सदस्यों ने अनुचित व्यवहार की स्थिति में उनके विरुद्ध निंदा का प्रस्ताव भी लाया जाता है। उनके प्रति कुछ निंदा का प्रस्ताव भी लाया जाता है। परिषद का एक कार्यालय भी होता है जहां अभिलेखों को सुरक्षित रखा जाता है। परिषद का एक कार्यालय होता है जहां अभिलेख जो होते हैं बहुत सारे लिखे हुए, उसको सुरक्षित रखा जाता है। लिच्छवी गणतंत्र में प्रशासन की समुचित व्यवस्था थी। अब लिच्छवी हमारा जो गणतंत्र था, जिसकी राजधानी वैशाली थी, उसका जो प्रशासनिक व्यवस्था था वो बहुत ही अच्छा था, समुचित व्यवस्था था। शासन की सुविधा के लिए अनेक विभाग होते थे। शासन की जो सुविधा के लिए बहुत सारे विभाग बने हुए होते थे, जिसमें सेना, वित्त, अब सेना का अलग विभाग, वित्त का अलग विभाग, न्याय का अलग प्रमुख स्थान रखता था। सेना के प्रधान को सेनापति कहा जाता था। वित्त के प्रधान को भंडागारिक कहा जाता था। न्याय के विभाग के प्रधान को विशिष्ट या अमात्य कहा जाता था। राज्य की रक्षा के लिए प्रत्येक युवक को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। अब उस समय लिच्छवी गणतंत्र में क्या होता था, राज्य की रक्षा के लिए युवक लोग को सैनिक शिक्षा दी जाती थी। न्यायालयों की भी समुचित व्यवस्था थी। जैसे अभी जो व्यवस्था है लोकतंत्र में, वैसे ही व्यवस्था प्राचीन काल में हमारे भारत में के लिच्छवी गणतंत्र में था। समुचित व्यवस्था था। आधुनिक युग की ही तरह दीवानी, फौजदारी और राजस्व न्यायालय थे। स्थानीय स्वशासन की भी व्यवस्था थी। बहुत सारे स्वशासन की भी व्यवस्था थी, जैसे कि अभी ग्राम पंचायत वगैरह छोटे छोटे स्तर पे जो की सत्ता का क्या है, विकेंद्रीकरण किया गया है। नगर की समुचित व्यवस्था तथा शांति रक्षा के लिए नगर तुगिक का पद था। अब नगर के जो व्यवस्था है उसको बनाए रखने के लिए नगर तुगिक जो होता है उसका पद था। जैसे कि अभी नगर परिषद होता है और नगर निगम होता है शहर में, वैसे और ग्राम में क्या होता है, ग्राम पंचायत होता है। वैसे गठन उस समय भी किया गया था। उपयुक्त विवेचना के आधार पर यह कहा जा सकता है कि लिच्छवियों का गणतंत्र अनेक विशेषताओं से परिपूर्ण था। बहुत सारा ये विवेचना किया गया, इसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हमारा जो लिच्छवी था, ये लिच्छवी क्या था, बहुत ही आधारों पर बहुत सारे ऐसी विशेषताओं से परिपूर्ण था, उनमें आदर, दृढ़ता, मतभेद, सौहार्द जैसी भावनाओं की धारा प्रवाहित होती थी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि बहुत ही अच्छा है लोकतंत्र के लिए, वो सभी चीज़ें इसमें थी। जैसे आदर करना, दृढ़ता, मतभेद, सौहार्द की भावना रखना, ये सभी चीज़ें लोकतंत्र में थी। लिच्छवी गणतंत्र में लिच्छवी गणतंत्र की प्रशंसा आज भी होती है। भगवान बुद्ध लिच्छवी गणतंत्र में विद्वान सहिष्णुता की प्रशंसा किए बिना नहीं रह सके। उन्होंने तो यहाँ तक कह दिया कि जब तक लिच्छवी गणतंत्र के सिद्धांत का पालन करते रहेगा, उन्हें कोई पराजित नहीं कर सकता। लिच्छवी जो था हमारा गणराज्य, वो उसको अगर कोई पराजित कैसे नहीं कर सकता, जब तक वो गणतंत्र रहेगा। जब वो गणतंत्र नहीं रहेगा तो उसको पराजित किया जा सकता है। अंत में यही कहा जा सकता है कि लिच्छवी गणतंत्र का शासन निश्चित आदर्श का पर आधारित था। हमारा जो लिच्छवी गणतंत्र था उसका शासन आदर्श पर आधारित था। ये लिच्छवी गणतंत्र है, इसको जो हमारा ये है बुद्ध भगवान, ठीक है, उस समय थे जब लिच्छवी गणतंत्र था। ये हमारा प्राचीन भारत में ना लिच्छवी गणतंत्र था। तो लिच्छवी गणतंत्र को हड़पने के लिए बहुत सारे ऐसे राजा आए, जिसमें अजात शत्रु भी है। तो वो क्या किए थे, बुद्ध से अनुमति या फिर कहे तो इनसे सलाह लेने गए थे कि हम लिच्छवी गणतंत्र को कैसे हासिल कर सकते हैं, क्योंकि वो तो गणतंत्र है। वो क्या करता है, वहाँ के जनता में एकता है, वहाँ के जो राजा है वो क्या करते हैं, सर्वसम्मति से किसी बात को मानते हैं, राजशाही नहीं बनते हैं, लोकतांत्रिक या गणतांत्रिक तरीके से, मतलब जनता के प्रति वो वफादार है। तो वहाँ पे हम उसको गुलाम नहीं बना सकते हैं, इसीलिए वो जाते हैं बुद्ध के पास और उससे क्या करते हैं, सलाह लेते हैं कि आप कुछ बताइए कि इसको कैसे मतलब जीता जा सकता है। तो वही बोले थे कि इसको क्या किया जा सकता है, यहाँ फूट डालिए और फूट डालिए, वहाँ की जो नियमित सभाएं होती हैं उसको बंद करवाइए, तब क्या कर सकते हैं, जो हमारा लिच्छवी गणतंत्र है उसे आप हासिल कर सकते हैं। इन्होंने सलाह दिया था बुद्ध जी। आधुनिक लोकतंत्र का बदलता मानचित्र। अब हमारा आधुनिक लोकतंत्र है उसका मानचित्र कैसे बदला, तो नेपाल, चिली, पोलैंड की हम घटना देख चुके हैं।
घटना के आधार पर हम लोग यह निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि 20वीं शताब्दी लोकतंत्र के लिए संक्रमणकालीन की शताब्दी था। अब जो हमारा 20वीं जो शताब्दी था वो लोकतंत्र के उतार चढ़ाव, संक्रमण, मतलब कि लड़ने की लड़ाई। लोकतंत्र क्या कर रहा था? राजतंत्र से एक तरह से लड़ रहा था वो, क्योंकि हमेशा लोकतंत्र को राजतंत्र या सैनिक शासन उसको उखाड़ फेंकती थी लोकतंत्र को। इसीलिए कहा है यहाँ पे कि 20वीं शताब्दी लोकतंत्र के लिए संक्रमण का काल रहा है। इस शताब्दी में लोकतंत्र, अब 21वीं शताब्दी आया है, ठीक। तो 21वीं शताब्दी में बहुत ऐसी चीज़ें हैं जो ठीक हो रही है। फिर भी ऐसे देश के उदाहरण मिल रहे हैं, जैसे म्यांमार का मिल रहा है, पाकिस्तान का मिल रहा है, श्रीलंका का मिल रहा है। यहाँ पे जो है ना लोकतंत्र बार बार चुनौतियों का सामना कर रही है। इस शताब्दी में लोकतंत्र में अनेक उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ा। 20वीं शताब्दी में यह शताब्दी लोकतंत्र के लिए चुनौतियों और संघर्ष से भरी शताब्दी सिद्ध हुई। लोकतंत्र की बहाली के लिए लोगों को जन आंदोलन का सहारा लेना पड़ा। लोकतंत्र की बहाली के लिए लोग तो क्या करते हैं? जन आंदोलन का सहारा लेते हैं। लोकतंत्र को समाप्त करने में चाहे सैनिक शासन का हाथ रहा हो, राजतंत्र का हाथ रहा हो, अथवा किसी राजनैतिक दल विशेष का हाथ रहा हो, जनता को उसकी बहाली के लिए कठिन परिश्रम करना पड़ता है। और क्या करना पड़ता है? लोकतंत्र को समाप्त करने में चाहे सैनिक का हाथ हो, चाहे किसका, राजतंत्र का हाथ हो, चाहे एक दल का हाथ हो, क्या करती है? इसमें जनता ही विशेष भूमिका निभाकर इन सभी शासकों को क्या करती है? उखाड़ फेंकती है और लोकतंत्र को स्थापित कर लेती है। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद लोकतंत्र की स्थापना के लिए विभिन्न देशों में होड़ लग गई। अब 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हुआ। 1939 से 45 तक चला। तो द्वितीय विश्व युद्ध ये समाप्त हो गया 45 में। उस समय से शीत युद्ध प्रारंभ हुआ और शीत युद्ध 1991 तक चला। तो हम 1945 की बात कर रहे हैं। 1945 में जब देश आज़ाद होता है तो बहुत सारे ऐसे देश थे जो गुलाम थे, वो क्या करते हैं? आज़ाद हो जाते हैं, होड़ लग जाती है। भारतवर्ष भी द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद 1947 में स्वतंत्र हुआ और यहाँ भी लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हुई। और भारत में कैसी शासन बनी? लोकतांत्रिक शासन। अनेक उपनिवेशों के स्वतंत्र होने का सिलसिला शुरू हुआ। उपनिवेश बोले तो क्या? उपनिवेश का मतलब होता है ऐसे देश जिसे गुलाम बना लिया गया हो और वहाँ के सभी प्राकृतिक संसाधन पर जो गुलाम बनाया है उसी का अधिकार हो, उसे ही बोलते हैं उपनिवेश। स्वतंत्र होने का सिलसिला शुरू हो गया। बहुत सारे ऐसे उपनिवेश के स्वतंत्र होने का जो सिलसिला था वो 1945 के बाद शुरू हो गया और लोकतंत्र की स्थापना स्वतंत्र देशों में होती चली गई है। लोकतंत्र की स्थापना स्वतंत्र देशों में होते चला गया। 1975 तक आते आते अनेक स्वतंत्र देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो गई और 1975 आते आते बहुत सारे ऐसे देश थे जो स्वतंत्र हो चुके थे और स्वतंत्रता के साथ उन्हें लोकतंत्र मिला था। 2000 तक तो लोकतंत्र सर्वाधिक लोकप्रिय हो गया। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद 15 गणराज्यों में से अधिकांश ने लोकतांत्रिक व्यवस्था को गले लगाया। अब सब सोवियत संघ का विघटन हो गया 1991 में, तो जो उसमें 15 गणराज्य थे जब अलग हुए तो वो कौन सी व्यवस्था अपनाया? लोकतांत्रिक। विश्व के अधिकांश देशों में लोकतंत्र की स्थापना होती गई। स्वाभाविक है कि लोकतंत्र का मानचित्र बदलता चला गया। लोकतंत्र का जो मानचित्र है वो बदलता चला गया। बहुत सारे ऐसे देश थे विश्व के मानचित्र में जो लोकतंत्र को अपना लिए थे। इस बदलते मानचित्र के आधार पर निम्नलिखित निष्कर्ष निकाला जा सकता है। क्या क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? 20वीं शताब्दी में विश्व के अधिकांश क्षेत्रों में लोकतंत्र का विस्तार हो चला था। 20वीं शताब्दी में ही विस्तार हो चला था लोकतंत्र का और 21वीं शताब्दी में बहुत ही अच्छा हो गया लोकतंत्र। लोकतंत्र का विस्तार एक ही साथ सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ। एक साथ क्या हुआ है? सभी क्षेत्रों में नहीं हुआ है। कुछ क्षेत्रों में लोकतंत्र की स्थापना का प्रभाव अन्य क्षेत्रों पर भी पड़ा है। अब किसी एक क्षेत्र में लोकतंत्र आ जाते हैं, जैसे चिली में आ गया, ठीक है, और यहाँ पे नेपाल में आ गया, तो बहुत सारे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे राजतंत्र है, तो वहाँ भी इसका प्रभाव पड़ेगा और वहाँ भी आ जाएगा लोकतंत्र। परिणाम स्वरूप उन क्षेत्रों में भी लोकतंत्र की स्थापना का क्रम शुरू हो जाएगा। आज विश्व के अधिकांश देश लोकतंत्र बन चुके हैं। विश्व के बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे लोकतंत्र है। राजतंत्र और एक दल का प्रभुत्व तो बहुत कम ही देश में है, परंतु अभी भी कुछ ऐसे देश हैं जहाँ गैर लोकतांत्रिक सरकारें विद्यमान हैं। लोकतंत्र के विस्तार के मुख्य चरण। अब लोकतंत्र का विस्तार का मुख्य चरण कौन कौन सा है? लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ? इसके चरण कौन कौन से हैं? तो इसमें इसके बारे में बताया गया है। विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में विश्व स्तर की बात हो रहा है। लोकतंत्र के विस्तार को वर्तमान स्थिति तक पहुंचाने में मतलब अभी के जो स्थिति है लोकतंत्र का, तो अभी क्या है कि सभी देशों में लोकतंत्र है। मान लिया जाए एक तरफ से तो सभी देशों में है, तो इसको अगर हम विस्तार की स्थिति में लाने के लिए
विश्व स्तर पर लाने के लिए लोकतंत्र को कई चरणों से गुजरना पड़ा है। कभी इसे उखाड़ फेंका गया सैनिक शासन द्वारा, तो कभी इसे तख्ता पलट कर दिया गया सैनिक शासन द्वारा, कभी राजशाही शासन ने इसे हरा दिया, तो कभी एक दल ने इसे हरा दिया, जैसे पोलैंड में हरा दिया था। तो बहुत सारे ऐसे चरण से इसको गुजरना पड़ा लोकतंत्र को। सर्वप्रथम प्राचीन यूनान के एथेंस नामक नगर राज्य तथा भारत के कुछ क्षेत्रों में लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। अब सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि प्राचीन यूनानी के एथेंस नामक नगर राज्य तथा भारत के कुछ क्षेत्रों में लोकतांत्रिक एवं गणतांत्रिक शासन व्यवस्था भारत में कहाँ मिलता है? सबसे पहले प्राचीन काल में लिच्छवी में, ठीक है, जहाँ यहाँ पे बताया गया है लिच्छवी में। और यूनान जो था हमारा देश, उसमें एथेंस में बताया गया है कि लोकतंत्र था, व्यवस्था का उल्लेख मिला है। परंतु आधुनिक लोकतंत्र का आरंभ 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ है। अब आधुनिक लोकतंत्र के बारे में जानेंगे तो ये कब हुआ है? 17वीं और 18वीं शताब्दी में यूरोप में हुआ है। 1789 में फ्रांसीसी क्रांति ने लोकतंत्र के लिए संघर्ष करने की प्रेरणा दी। अब लोकतंत्र के संघर्ष की प्रेरणा कहाँ से आया? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति से। तो विश्व स्तर पर देख लिए हम लोग कि सबसे पहले कहाँ से आया था लोकतंत्र। लोकतंत्र आखिर आया कहाँ से? तो लोकतंत्र आया है ये हमारा यूनान के एथेंस नामक नगर से और भारत के लिच्छवी गणतंत्र से, यहाँ से आया है सबसे पहले। उसके बाद आधुनिक लोकतंत्र कहाँ से आया है? यूरोप से आया है। इसकी जो सोच है वो यूरोप से आया है आधुनिक लोकतंत्र की। और लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष की प्रेरणा किसने दिया? 1789 के फ्रांसीसी क्रांति ने, कि आप लोग क्या कीजिए, लोकतंत्र के लिए संघर्ष कीजिए, तो फिर आप लोग के यहाँ लोकतंत्र आ जाएगा। इसकी प्रेरणा हमें 1789 की फ्रांसीसी क्रांति, 1789 में फ्रांसीसी में क्रांति हुई थी, उससे मिला है। इसी क्रांति ने विश्व में समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व का नारा बुलंद किया। और इस क्रांति, यही फ्रांसीसी क्रांति ने क्या किया? समानता, हमें समानता चाहिए, हम सभी समान हैं। स्वतंत्रता और बंधुत्व मतलब भाईचारा की नारा बुलंद किया। 3 चीज़ें देता है ये हमारा कौन? ये फ्रांसीसी क्रांति 1789 का। तो ये सभी लोकतंत्र के अंदर ही आते हैं, लोकतंत्र के अंदर आते हैं। इसमें समानता, स्वतंत्रता और प्रभुत्व। लोकतंत्र बोल रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिसको लोकतंत्र नहीं समझ में आ रहा है। लोकतंत्र वो शासन होता है जिसमें जनता का शासन होता है। जनता अपने द्वारा सरकार को चुनकर भेजती है नेता को, और वही नेता क्या करते हैं? शासन करते हैं। फ्रांस को राजनीति की प्रयोगशाला कहा जाता है। फ्रांस को क्या कहा जाता है? राजनीति का प्रयोगशाला। बहुत सारे राजनीति का वहाँ पे क्या हुआ? प्रयोग हुआ। जैसे राजतंत्र का प्रयोग हुआ, सैनिक शासन का प्रयोग हुआ, लोकतंत्र का प्रयोग हुआ कि लोकतंत्र कैसा है, सैनिक शासन कैसा है, राजतंत्र कैसा है। सभी शासनों का प्रयोगशाला कौन है? फ्रांस। यहाँ सभी तरह की शासन व्यवस्था का प्रयोग हुआ। कभी निरंकुश राजतंत्र, कभी लोकतंत्र और कभी गणतंत्र को फ्रांस ने गले लगाया। लोकतंत्र में आस्था व्यक्त की गई तथा बड़े उत्साह के साथ लोकतंत्र की स्थापना फ्रांस में किया गया। परंतु वहाँ अस्थायी लोकतंत्र की स्थापना में सफलता नहीं मिल सकी। फ्रांस की कहानी लोकतंत्र की स्थापना करने, फिर उसे उखाड़ फेंकने, पुनः उसकी बहाली के प्रयास की कहानी है। फिर भी यूरोप के देशों में लोकतंत्र की स्थापना एवं फ्रांसीसी क्रांति की भूमिका महत्वपूर्ण मानी जाती है। फिर भी क्या है? फ्रांस की क्रांति की भूमिका लोकतंत्र की स्थापना में महत्वपूर्ण मानी जाती है। क्योंकि क्या है, फ्रांस जो है राजनीति का प्रयोगशाला है। वहाँ पे बहुत सारे राजनीतिक दलों का प्रयोगशाला है। वहाँ पे राजतंत्र भी था, लोकतंत्र भी था, गणतंत्र भी था। इस सब का वहाँ पे लोगों ने इन सब के बारे में जाना कि ये सभी कैसे हैं। तो ये फिर भी बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम के बाद भी फ्रांसीसी जो क्रांति है वह क्या है? लोकतंत्र की स्थापना में बहुत बड़ी भूमिका निभाया है। ब्रिटेन में 1668 की गौरवपूर्ण क्रांति। अब ब्रिटेन में लोकतंत्र का विस्तार कैसे हुआ, मतलब इस लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, कहाँ से आया हमारा लोकतंत्र, यही इस टॉपिक में दिया गया है। तो इसमें दिया गया है कि ब्रिटेन में 1688 में गौरवपूर्ण क्रांति। अब गौरवपूर्ण क्रांति कहाँ हुआ था? ब्रिटेन में 1688 में। लोकतंत्र के विकास की कहानी प्रारंभ हो गई। इसके गौरवपूर्ण क्रांति के बाद लोकतंत्र की जो विकास थी उसकी कहानी प्रारंभ हो गई। आज तक राजतंत्र को जीवित रखने वाला देश लोकतंत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील है। अब ब्रिटेन में अभी भी राजतंत्र चलता है वहाँ पे, ठीक है। तो वही बोल रहा है कि आज तक राजतंत्र को जीवित रखने वाला देश
लोकतंत्र के विकास के लिए सतत प्रयत्नशील रहा। यह बात सही है कि प्रारंभ में प्रगति की गति बहुत धीमी रही है लोकतंत्र की, परंतु लोकतंत्र को धीरे धीरे राजतंत्र के सारे अधिकारों को छीनने में सफलता भी मिल गया। लोकतंत्र की लहर उत्तरी अमेरिका के ब्रिटिश उपनिवेश में भी फ्रांसीसी क्रांति के 2-3 वर्ष पूर्व ही प्रवेश कर चुकी थी। लोकतंत्र की लहर उत्तरी अमेरिका, जहाँ पे ब्रिटिश उपनिवेश में भी फ्रांसीसी क्रांति के 2-3 वर्ष पूर्व ही प्रवेश कर चुका था। परिणाम स्वरूप उत्तरी अमेरिका स्थित ब्रिटिश उपनिवेश स्वतंत्र हो गए थे। अब उत्तरी अमेरिका में जो ब्रिटिश के उपनिवेश थे वह स्वतंत्र हो गए थे और उन्हें मिलाकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया। अब अमेरिका भी ब्रिटेन का गुलाम था कभी, जब वो 1787 में क्या करते हैं, युद्ध करते हैं और अपनी स्वतंत्रता हासिल करते हैं ब्रिटेन से, तो उस उत्तरी अमेरिका की तरफ जितने भी देश थे वह मिलकर संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन करते हैं। उन्हें मिलकर क्या संयुक्त राज्य अमेरिका का गठन किया, जिससे 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को गले लगाया। 1787 में लोकतांत्रिक संविधान को गले लगाया कौन? अमेरिका। ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र की तो स्थापना हो गई थी। 1787 तक ब्रिटेन और अमेरिका में लोकतंत्र की स्थापना हो गया था, परंतु दोनों देशों में मतदान का अधिकार पुरुषों तक ही सीमित था। अब लोकतंत्र आ गया था ब्रिटेन और अमेरिका में, लेकिन मतदान के अधिकार सिर्फ पुरुष को था। महिला बेचारी क्या थी, मतदान नहीं कर सकती थी ब्रिटेन और अमेरिका में 1787 तक। मताधिकार की विस्तार की मांग शुरू हो गई कि नहीं, मताधिकार मतलब होता है मताधिकार, सबको चाहिए मत देने का अधिकार, स्त्री हो या फिर पुरुष। इसका कारण यह रहा कि 19वीं शताब्दी तक लोकतंत्र राजनीतिक समानता, स्वतंत्रता और न्याय के सिद्धांत पर ही आधारित रहा। अब लोकतंत्र जो था हमारा 19वीं शताब्दी बोले तो 1800 तक, ठीक है, 1800 तक लोकतंत्र का क्या सिद्धांत था? लोकतंत्र का सिद्धांत था कि हम राजनीति करेंगे, ठीक है, राजनीति करेंगे, समानता देंगे, स्वतंत्रता और न्याय देंगे, ठीक है, ये सभी चीज़ें देंगे, लेकिन मताधिकार नहीं देंगे। 19वीं शताब्दी तक ये मान्यता थी। 1800 तक मताधिकार में भी मतभेद बना रहा। कुछ देशों में मताधिकार उन्हें ही प्राप्त था जिसकी पास संपत्ति थी। अब मताधिकार में भी कुछ ऐसी बातें थी जिसमें ये था कि जिसके पास संपत्ति है वही मत देगा, मतलब वोट देगा। 1965 तक संयुक्त राज्य अमेरिका में काले गोरे को मताधिकार नहीं दिया गया था। प्रायः काले जो लोग थे, अब 1965 तक, वाह बहुत समय तक, 1965 तक संयुक्त राज्य अमेरिका जो देश था, जो कि 1787 में स्वतंत्र हुआ था वह और संविधान को अपनाया था, वह भी अपने यहाँ 1965 तक वहाँ पे तो काले गोरे में भेद होता है। जैसे यहाँ भारत में जाति के नाम पर लड़ाई होता है, तो वहाँ पे काले गोरे के नाम पर राजनीति होता है, झगड़े होते हैं। तो काले लोग जिसको निग्रो बोलते हैं उनको मताधिकार नहीं था 1965 तक। जो भी गोरे लोग हैं उन्हीं को मताधिकार था, जो कि एक बहुत बड़ी गलत व्यवस्था है। प्रायः महिलाओं को तो मताधिकार से वंचित ही रखा गया था और अंततः पुरुष नारी, धनी गरीब और काले गोरे का भेदभाव मिटाकर सबों को समान मताधिकार के लिए संघर्ष करना पड़ा। लोग अमेरिका में क्या कर रहे हैं, संघर्ष करने लगे कि नहीं हमें भी चाहिए मताधिकार। 1900 तक केवल न्यूजीलैंड ने नागरिकों को ही बिना मतभेद के अधिकार दिया था। 1900 तक, ठीक है, 1900 तक मतलब ये हमारा 19वीं शताब्दी है ना, 20वीं शताब्दी, 1900 को 20वीं शताब्दी मानते हैं। 1900 को 20वीं शताब्दी माना जाता था। 20वीं शताब्दी तक सिर्फ जो न्यूजीलैंड ही एक ऐसा देश है जो कि सभी नागरिक हो, स्त्री हो पुरुष हो, सबको, गरीब हो अमीर हो या फिर काले हो गोरे हो, सभी को मताधिकार दे ले था, ठीक है, सिर्फ न्यूजीलैंड। इस विवेचना से स्पष्ट है कि लोकतंत्र के विस्तार के इस चरण में यूरोप, उत्तर अमेरिका और लैटिनी अमेरिका के देशों में ही लोकतंत्र की स्थापना हो सकी, और वह भी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार की जगह सीमित मताधिकार के साथ। अब इससे स्पष्ट हो जाता है कि लोकतंत्र का जो विस्तार था वह 19वीं शताब्दी तक कहाँ था। 19वीं शताब्दी तक लोकतंत्र का विस्तार लैटिनी अमेरिका, उत्तरी अमेरिका और यूरोप 3 ही जगहों पर हुआ था, और वो भी सार्वजनिक वयस्क मताधिकार नहीं, सीमित मताधिकार, मतलब सभी को वोट देने का अधिकार नहीं है जो 18 साल से ऊपर है,
ठीक है। उसमें कोई सीमित गिने चुने लोग होंगे जो बहुत धनी होंगे, उन्हीं को अधिकार दिया जाएगा। सिर्फ न्यूजीलैंड ही एक देश था जो 20वीं शताब्दी तक अपने यहाँ नागरिकों को अधिकार दे ले था, वयस्क मताधिकार। एक लंबी अवधि तक एशिया और अफ्रीका के अधिकांश देश यूरोपीय देशों की पराधीनता में फंसे रहे। अब एशिया और अफ्रीका तो बहुत गुलाम हुए हैं। एक लंबी अवधि तक एशिया और अफ्रीका यूरोपीय देश का गुलाम था। एशिया और अफ्रीका महादेश है, इसके जितने भी कंट्री थे वो यूरोपीय देश के गुलाम थे। स्वाभाविक था कि इन देशों में स्वतंत्रता की प्राप्ति के लिए आंदोलन चल रहा होगा। यह देश न केवल यूरोपीय देशों के नियंत्रण से मुक्त होना चाहता था, बल्कि अपनी सरकार बनाने की चाह भी कर रहा था। अब ये लोग सोच रहे थे, जो फिर एशिया और अफ्रीका के देश है, कि हम लोग सिर्फ यूरोप के देशों के नियंत्रण से मुक्त नहीं होंगे, लेकिन हम लोग क्या करेंगे, उसके लिए एक सरकार भी बनाएंगे कि हम लोग कैसा सरकार बनाएं। भारत में स्वतंत्र आंदोलन की परिणति स्वतंत्र भारत के रूप में हुई तथा यह लोकतंत्र के रास्ते पर चला। भारत जब स्वतंत्र हुआ तो यह स्वतंत्रता के रास्ते पर चला और लोकतंत्र को अपनाया। यहाँ आज भी लोकतंत्र बना हुआ है। भारत में कभी भी लोकतंत्र समाप्त नहीं हुआ है, यहाँ आज भी लोकतंत्र बना हुआ है। तो इसमें जो टॉपिक है हमारा, ये बताया गया है लोकतंत्र के विस्तार का मुख्य चरण। तो लोकतंत्र का विस्तार कैसे कैसे हुआ, लोकतंत्र कैसे कैसे देश में शामिल हो गए। तो यहाँ पे भारत का ये उदाहरण है कि भारत जब स्वतंत्र हुआ तो भारत में कभी भी लोकतंत्र को चुनौती नहीं दिया गया है। ज़्यादातर इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे मोटे चुनौती तो आए हैं, लेकिन 1975 में बहुत ऐसा घटना हुआ था इंदिरा गांधी के समय, जिससे लोग क्या थे, लोकतंत्र के प्रति उनकी आस्था नहीं रही थी। लेकिन यहाँ पे लोकतंत्र कभी पराजित नहीं हुआ है। तो भारत में स्वतंत्रता आंदोलन की परिणति स्वतंत्र भारत के रूप में था। यह आंदोलन के रास्ते पर, लोकतंत्र के रास्ते पर चल पड़ा। यहाँ आज भी लोकतंत्र बना हुआ है। भारत की तरह अन्य देशों भी स्वतंत्र होने के लिए संघर्षरत हैं। भारत की तरह बहुत सारे ऐसे देश हैं जो स्वतंत्र होने के लिए अभी भी संघर्ष कर रहे हैं, जिसमें आगे आएगा किसका उदाहरण, म्यांमार का उदाहरण आएगा, पाकिस्तान का उदाहरण आएगा। तो यहाँ पे देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे देश हैं जो संघर्षरत कैसे हैं। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद संघर्षरत देशों को सफलता मिलती चली गई। अब द्वितीय विश्व युद्ध 1945 में समाप्त हुआ, उसके बाद बहुत सारे ऐसे देश हैं जो संघर्ष कर रहे थे, उनको सफलता मिली और वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना हुआ और वह स्वतंत्र हो गए। भारत के साथ अन्य देश भी स्वतंत्र होते चले गए। भारत के साथ बहुत सारे ऐसे देश थे जो स्वतंत्र होते चले गए। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद के साथ साथ ऐसे देश में लोकतांत्रिक शासन की स्थापना का भी प्रयास शुरू हुआ, परंतु उन देशों का भाग्य भारत जैसा नहीं था। पश्चिमी अफ्रीका का देश घाना, जैसे उदाहरण में ले लेते हैं घाना को, 1975 में एक स्वतंत्र राज्य बना घाना, जो कि अफ्रीका का एक देश है, के रूप में उदित हुआ। किसके, स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में 1975 में। बड़े उत्साह के साथ घाना में लोकतांत्रिक सरकार बनाई गई, बड़े उत्साह के साथ कि हम लोग क्या है, स्वतंत्र हो गए हैं। घाना सोच रहा था कि हम लोग स्वतंत्र हो गए हैं और वहाँ पे एक लोकतांत्रिक सरकार का गठन करते हैं। भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के मित्र एवं शुभ चिंतक नक्रुमा घाना के प्रधानमंत्री और बाद में राष्ट्रपति भी बने, जिसकी दोस्ती किससे थी, भारत के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू से नक्रुमा सरकार की दोस्ती थी। परंतु उसके भाग्य में लोकतंत्र राज्य का राष्ट्रपति बने रहना नहीं था नक्रुमा के पास, जबकि उन्होंने अपने आप को आजीवन राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित कर लिया था। अब नक्रुमा को मन ही मन क्या माना था कि हम निर्वाचित हो गए हैं, हम इस पद से नहीं हटेंगे, राष्ट्रपति के पद से। 1966 में, 57 में तो वो बना, लेकिन 66 में क्या हुआ, नक्रुमा को हटाकर सैनिक शासन की स्थापना हो गई। तो नक्रुमा क्या हट गया और घाना में सैनिक जो था वो तख्ता पलट कर दिया और सैनिक का शासन हो गया। तो लोकतंत्र क्या हो गया, हार गया वहाँ पे। घाना की तरह ही अन्य अफ्रीकी स्वतंत्र एवं लोकतांत्रिक राज्यों की दशा भी बहुत अच्छी नहीं रही। घाना की तरह बहुत सारे अफ्रीकी ऐसे भी देश थे, वहाँ पे लोकतंत्र क्या था, अच्छा नहीं था। लोकतंत्र को बार बार चुनौतियों का सामना करना पड़ता था, जैसे घाना में करना पड़ा। और राजतंत्र है जिसमें सैनिक शासन जीत गया।
ऐसे राज्यों में लोकतंत्र अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। ऐसे राज्य में लोकतंत्र अधिक दिनों तक जीवित नहीं रह सका। 1980 में लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण प्रारंभ हो गया। 1980 से लोकतंत्र का क्या था, वर्तमान चरण शुरू हो गया था। 1980 के बाद से ही लैटिन अमेरिका के अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना हुई। अब लैटिन अमेरिका के अनेक जो देश थे वहाँ पे लोकतंत्र की स्थापना शुरू हो गए थे 1980 के दशक से ही। अनेक देशों में लोकतंत्र की स्थापना की प्रक्रिया चलती रही। सोवियत संघ के विघटन ने इस प्रक्रिया की गति को और बढ़ा दिया। अब सोवियत संघ का जो विघटन होता है 1991 में, उससे क्या हो जाता है, यह प्रक्रिया और बढ़ जाती है कि लोग जो थे वो लोकतंत्र को अपनाने लगते हैं। अनेक साम्यवादी देशों में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद रूस सहित इसमें शामिल गणराज्यों में लोकतंत्र की स्थापना हो गई। अब जो सोवियत संघ से हटा था देश जो कि इसके संघ में शामिल था, उस सभी क्या अपनाया, लोकतंत्र को अपनाया। इसी अवधि में भारत के पड़ोसी राज्यों में भी लोकतंत्र की उत्साह जगा। अब भारत को देखा कि यह लोकतंत्र हो गया है आज़ाद होकर, तब भारत के जो पड़ोसी देश है वो भी सोचा कि नहीं, हम भी आज़ाद होकर लोकतंत्र बन जाते हैं। तो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों राज्यों में 1990 में सैनिक शासन को समाप्त कर लोकतांत्रिक सरकार स्थापित किया गया। बांग्लादेश और पाकिस्तान में, नेपाल में भी नरेश ने अपने अधिकारों को लोकतंत्र के हवाले कर दिया। अब नेपाल के जो नरेश थे, राजा जिनका शासन नेपाल में होता था, वह लोकतंत्र के हवाले अपने अधिकार कर दिया और स्वयं संवैधानिक प्रधान बने रहना पसंद किया। दुर्भाग्यवश पाकिस्तान और नेपाल में यह परिवर्तन अस्थायी रूप से रूप धारण नहीं कर सका। दुर्भाग्य की बात है कि पाकिस्तान और नेपाल में यह जो लोकतंत्र है वह अस्थायी रूप धारण नहीं कर सका, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारे ऐसे चुनौतियों का सामना करना पड़ा नेपाल और पाकिस्तान में, जिससे बार बार ये तख्तापलट होता था और लोकतंत्र क्या था, पराजित हो जाता था। 1999 में पाकिस्तान में क्या हुआ वो बता रहा है। 1999 में पाकिस्तान में जनरल मुशर्रफ ने पुनः सैनिक शासन स्थापित कर दिया, क्योंकि 1990 में पाकिस्तान में क्या था, सैनिक शासन हटाकर और वहाँ पे लोकतंत्र लाया गया था। लेकिन 99 में फिर जनरल मुशर्रफ जो थे सैनिक शासन स्थापित कर दिए। 2005 में नेपाल नरेश ज्ञानेंद्र ने निर्वाचित लोकतांत्रिक सरकार को पदच्युत कर दिया। अब 2005 में फिर नेपाल जो देश है उसके जो राजा थे ज्ञानेंद्र, वह लोकतांत्रिक सरकार था उसको चुनौती देकर उसको हटा दिया और लोकतांत्रिक अधिकारों को जनता से वंचित कर दिया। 2006 में नेपाल में लोकतंत्र की वापसी हो गई। 2005 में हटाया नेपाल नरेश लोकतंत्र को और 2006 में आ गया। मई 2008 में संविधान सभा का चुनाव संपन्न हो गया। कहाँ पे, नेपाल में लोकतांत्रिक गणराज्य स्थापित हो गया। राष्ट्रपति पद पर डॉक्टर राम वरण यादव और प्रधानमंत्री पद पर पुष्प कमल दहन प्रचंड पद स्थापित हो गए। यहाँ का राष्ट्रपति कौन बन गया, 2008 में जब संविधान सभा का चुनाव हुआ उसके बाद जब लोकतंत्र बन गया पूरे तरीके से नेपाल, तब वहाँ का राष्ट्रपति बना डॉक्टर राम वरण यादव और प्रधानमंत्री पद पर आई पुष्प कमल दहन प्रचंड पद स्थापित हो गए। पाकिस्तान में भी जनरल मुशर्रफ को जन आंदोलन के सामने झुकना पड़ा। पाकिस्तान में भी जन आंदोलन हुए और जनरल जो मुशर्रफ था उसको झुकना पड़ा, जो कि सैनिक शासन स्थापित किया था। 1999 में सैनिक शासन स्थापित कर दिया था लोकतंत्र को हटाकर, तो वो क्या किया, जन आंदोलन हुआ तो उसको भी झुकना पड़ा और चुनाव की घोषणा करनी पड़ी। पाकिस्तान में चुनाव संपन्न हुआ और पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी की गठबंधन की सरकार बनी और चुनाव का घोषणा हुआ था पाकिस्तान में पीपुल्स पार्टी जिसकी गठबंधन की सरकार बनी। यूसुफ रजा गिलानी को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री और आसिफ अली जरदारी को राष्ट्रपति पद के लिए स्थापित किया गया। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की विवेचना से अब लोकतंत्र के हमारा जो विस्तार, ये जो टॉपिक था इसके बारे में बताया गया है। इस सब के विस्तार के बारे में यहाँ से देखते हैं कि विस्तार के बाद क्या है। लोकतंत्र के विस्तार के विभिन्न चरणों की विवेचना से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि लोकतंत्र आज के युग की पुकार बन गई है। अब लोकतंत्र के जितने भी विस्तार, जहाँ कैसे कैसे विभिन्न देशों में इसका विस्तार हुआ, उसके बाद क्या है, इसमें यह विवेचना बन जाती है कि लोकतंत्र आज के युग की एक पुकार है। लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण अभी अस्तित्व में है। अभी लोकतंत्र के विकास ही हो रहा है, क्योंकि भारत जैसे अभी तो
भारत क्या है, 9 लोकतांत्रिक देश है। अमेरिका जो है ये बहुत पुराना लोकतांत्रिक देश है, क्योंकि वहाँ पे लोकतंत्र बहुत पहले स्थापित हुआ था और बहुत पहले वो संविधान बना लिया था। तो अभी क्या है, लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण अभी शुरू है। अभी जो हमारा वर्तमान समय है वह लोकतंत्र के विस्तार का वर्तमान चरण जिसे माना जाता है, वर्तमान चरण अस्तित्व में है। जिस देशों में लोकतंत्र की स्थापना नहीं हो सकी है वहाँ के लोग इसके लिए प्रयत्नशील है। बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ के जो लोग हैं वो अभी प्रयत्नशील है लोकतंत्र के स्थापित करने में। यह बात दूसरी है कि जिन देशों में लोकतंत्र की अब तक स्थापना नहीं हो सकी है वहाँ की जनता न तो अपने विचारों और स्वतंत्रता पूर्वक व्यक्त कर सकती है और न अपने शासकों को चुन सकती है। अब जिस देश में क्या है, लोकतंत्र नहीं है, राजतंत्र है, उस देश में न जनता अपने विचार को स्वतंत्र पूर्वक व्यक्त कर सकती है और न ही अपने शासक चुन सकती है, जो कि मूलभूत अधिकार है, यही जनता के पास नहीं है। वह वर्तमान और भविष्य के संबंध में भी निर्णय नहीं कर पाती है राजतंत्र में। इसीलिए राजतंत्र छोड़कर सभी लोग क्या कर रहे हैं, लोकतंत्र की ओर पलायन कर रहे हैं। आज भी कई देश लोकतंत्र के विस्तार के लिए प्रयत्नशील है। बर्मा इसका उदाहरण है, इसमें दिया गया है, इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। 1948 में म्यांमार औपनिवेशिक शासन से मुक्त हुआ था, अपने यहाँ लोकतांत्रिक सरकार स्थापित करने में सफल रहा, परंतु दुर्भाग्यवश 14 वर्षों के बाद ही 1962 में वहाँ सैनिक शासन की स्थापना हो गया। सैनिक जो था तख्ता पलट कर दिया 1962 में। 1948 में सरकार बना, म्यांमार की आज़ाद हुआ और सरकार बना स्वतंत्र होकर लोकतांत्रिक, जिसको चुनौती कौन दिया, सैनिक शासन 1962 में, और वहाँ पे सैनिक शासन स्थापित हो गया। लगभग 30 वर्षों के अंतराल में के बाद अब 30 वर्ष तक क्या चला सैनिक शासन। उसके बाद 1990 में वहाँ निर्वाचित हुआ और 30 वर्षों के अंतराल के बाद 1990 में वहाँ निर्वाचित हुआ और आंग सान सू ची के नेतृत्व वाली नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक नामक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और 1990 में फिर से वहाँ पे लोकतंत्र स्थापित हुआ, जिसकी नेता कौन बनी, आंग सान सू की। और वहाँ पे जिसका नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेटिक नामक पार्टी को बहुमत प्राप्त हुआ और वो वहाँ की नेता बन गई। दुर्भाग्य की बात है कि सैनिक शासन के निर्वाचन को अस्वीकार किया। अब सैनिक लोग बोला कि नहीं, ये निर्वाचन अच्छा नहीं है, हम इसको नहीं मानते हैं, अपने पद को छोड़ने से इनकार कर दिया। आंग सान सू ची जो थी वो बोल रही थी कि हम अपना पद नहीं छोड़ेंगे। इतना ही नहीं, सू ची एवं उसके समर्थक नेताओं को जेल में डाल दिया गया। अब सू ची नहीं छोड़ी अपना पद तो उसको और उसके समर्थक नेता को जेल में कौन डाल दिया, सैनिक लोग, जो चाह रहा था यहाँ पे सैनिक शासन हो। लोकतंत्र के समर्थकों को अनेक यातनाएं दी गई, बहुत उसे यातनाएं दिया गया, परंतु म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष आज भी जारी है। 13 नवंबर 2010 को सूची की नज़रबंदी समाप्त कर दी गई। सूची को नज़रबंद करके रखा गया था सैनिक के द्वारा, जिसे 13 नवंबर 2010 को नज़रबंद समाप्त कर दिया गया। उनका संघर्ष जारी है। सूची के नेतृत्व में लोकतंत्र के संघर्ष को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त हो गया। सूची का जो संघर्ष था वो जारी था, नज़रबंद करके रखा गया तो भी वो संघर्ष कर रही थी कि नहीं, हमें लोकतंत्र चाहिए म्यांमार में, तो उसे अंतर्राष्ट्रीय मान्यता मिला सूची को, और उसके लिए सूची को नोबेल शांति का पुरस्कार दिया गया। देखिए, सूची का यह सपना अब साकार होता है। कब साकार होता है, मतलब यह है कि म्यांमार में कब लोकतंत्र आता है। यही है आंग सान सू ची, जो कि एक महिला है। वैश्विक लोकतंत्र की परिकल्पना। अब हम जो थे यहाँ देख लिए कि लोकतंत्र का विस्तार कैसे कैसे हुआ, इसके चरण कौन कौन से थे, किस देश में इसको ज़्यादा चुनौती का सामना करना पड़ा, लोकतंत्र आया कहाँ से, जिसकी चर्चा यहाँ पे किया गया है। अब यहाँ पे है कि वैश्विक लोकतंत्र की परिकल्पना, विश्व का कैसा लोकतंत्र है, इसकी परिकल्पना इसमें करना है कि अच्छा, विश्व का जो लोकतंत्र है ये एक सभी का एक वैश्विक स्तर पर एक केंद्र होता है, जिसमें संयुक्त राष्ट्र जो जिसको बोलते हैं हम लोग UNO, संयुक्त राष्ट्र, जो क्या करती है, विश्व के विभिन्न देशों को देख रेख का काम करती है और वहाँ पे देखती है कि कहीं किसी मानवता का हनन तो नहीं हो रहा है, अच्छे से सरकार चल रहा है कि नहीं चल रहा है, ये सब देखती है। और विश्व की एक राजनीति होती है वो। तो आज का युग अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। आज का जो युग है अंतर्राष्ट्रवाद का युग है, क्योंकि एक जो देश है अपने ही आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, मतलब उनके यहाँ जो भी उत्पादन होता है उसकी पूर्ति
से वो अपने दैनिक जीवन की पूर्ति नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। जैसे यहाँ पे कोई चीज़ होता है, अगर वैश्विक बाज़ार में उसे बेचते हैं, वहाँ पे वो नहीं होता है तो उसका ज़्यादा पैसा आता है। तो इसीलिए है कि आज का जो युग है अंतर्राष्ट्रवाद का युग है। आज हम एक विश्व एक राज्य की कल्पना करने लगते हैं। हम क्या करने लगते हैं? एक विश्व और एक राज्य की। विश्व क्या है? एक है और एक राज्य की भांति है। इसके साथ ही विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार को भी सरकार साकार करने में जुट गए। जैसे कि उसके बाद क्या किया हम लोग? विश्व स्तर पर लोकतांत्रिक सरकार को भी साकार करने में जुट गए। जब जान गए कि पूरा विश्व एक है, हम लोग क्या है? एक राज्य की भांति हैं, तो उसका भी तो कोई एक राजा होना चाहिए ना, जब हम एक हैं तो वही है कि इसके लिए विश्व स्तर पर भी लोकतांत्रिक सरकार को भी साकार करने में जुट गए। कहने का अर्थ है कि हम वैश्विक लोकतंत्र की स्थापना की ओर अग्रसर हैं। यह बात सही है कि विश्व के विभिन्न देशों की तरह विश्व स्तर पर न तो कोई सरकार है और न उसके आदेश का पालन करने वाला कोई। कहने का यह मतलब है कि विश्व स्तर पर कोई एक देश है जो देख सकता है, या फिर कोई संस्था है जो देख सकता है कि कोई देश किसी देश का कोई हनन कर रही है या फिर उसका अच्छे से विकास करने में रोक रही है। तो विश्व स्तर पर कोई संप्रभु संस्था नहीं है, परंतु इतना तो मानना ही पड़ेगा कि विश्व स्तर पर संयुक्त राष्ट्र जैसी संस्था अवश्य वर्तमान है। इतना तो मानना पड़ेगा कि कोई ना कोई संस्था है जो कि पूरे विश्व का देखरेख करती है। उसका नाम है संयुक्त राष्ट्र, UNO, ठीक, जिसका गठन 1945 में हुआ था, द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद। संस्था अवश्य वर्तमान है, जिसे 193 राज्य सदस्य हैं और यह संस्था लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रही है। यह संस्था क्या कर रही है? लोकतांत्रिक ढंग से कार्य कर रही है। ये संयुक्त राष्ट्र संघ का गठन इसलिए हुआ क्योंकि जापान पर परमाणु हमला किया गया था अमेरिका के द्वारा, तो वहाँ पे बहुत सारे निर्दोष नागरिक की जान माल की क्षति हुई थी, नरसंहार हुआ था। तो यही मानवता का हनन को देखते हुए विश्व के बहुत सारे देशों ने यह फैसला किया कि एक ऐसा संस्था बनाया जाए जो विश्व स्तर पर सभी पर नज़र रखे। तो उसी का नाम है संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसकी स्थापना 1945 में हुआ था, ठीक है। 193 राज्य सदस्य हैं और यह संस्था लोकतांत्रिक ढंग से कार्य करती है। लोकतांत्रिक समानता के सिद्धांत पर आधारित है, क्योंकि सब समान है उनके नज़र में। समानता का सिद्धांत संयुक्त राष्ट्र में भी विद्यमान है। समानता का जो सिद्धांत है वो सिर्फ किसी राज्य या क्षेत्र तक नहीं है, संयुक्त राष्ट्र में भी समानता है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा के प्रत्येक सदस्य राष्ट्र को एक ही मत देने का अधिकार है। संयुक्त राष्ट्र में महासभा के सदस्य होते हैं, जो कि कोई एक महासभा को चुनने के लिए जो वोट होता है उसमें एक मत देने का अधिकार है, एक देश को एक मत। इसकी बैठक वर्ष में एक बार होती है। अब संयुक्त राष्ट्र संघ की बैठक वर्ष में एक बार होती है। इसका आकार एक निश्चित अध्यक्ष होता है। इसका अपना एक निर्वाचित अध्यक्ष होता है, जिसका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों के प्रतिनिधित्व मिलकर करते हैं। इसका जो अपना एक निर्वाचन अध्यक्ष होता है, इसका निर्वाचन संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्य। अब इसका निर्वाचन कौन कौन करते हैं? जो संयुक्त राष्ट्र के सदस्य होंगे। जिस 193 है ना, तो 193 मिलकर एक निर्वाचित अध्यक्ष चुनेंगे, वोट देकर के प्रतिनिधि मिलकर करते हैं। इनका चुनाव 193 लोग मिलकर अपने लिए एक प्रतिनिधि चुनेंगे। इसकी भूमिका लगभग वैसी ही है जैसे किसी देश की संसद की होती है। शांति तथा सुरक्षा, अब इनका मूल बातें क्या है जिसके प्रति ये रहते हैं कि नहीं, हम शांति के प्रति रहेंगे, सुरक्षा का भाव रखेंगे सभी देश के लिए, मानव कल्याण और मानव अधिकारों का प्रतिपादन करने वाले सभी मामलों पर महासभा विचार विमर्श करती है। संयुक्त राष्ट्र का बजट पास करना भी महासभा का ही काम है। एक महासभा होता है जिसका काम क्या होता है कि विश्व में शांति बनाए रखना, सुरक्षा का ध्यान रखना कि विश्व में सभी जगह मानव की सुरक्षा हो रहा है कि नहीं, मानव का कल्याण हो रहा है कि ना, मानव के अधिकार का कहीं तो हनन नहीं हो रहा है। इस सब का ध्यान महासभा रखती है, जो कि संयुक्त राष्ट्र संघ का क्या होता है? एक संस्था होता है जिसका एक सदस्य होता है महासभा। संयुक्त राष्ट्र का दूसरा अंग 15 सदस्यीय सुरक्षा परिषद है। इसका एक 15 को सदस्य होता है जिसमें सुरक्षा परिषद होता है। इसके 5 सदस्य, 15 में से 5 सदस्य क्या होते हैं? अस्थायी होते हैं। 10 अस्थायी सदस्य होते हैं। अस्थायी सदस्यों को अमेरिका, अस्थायी सदस्य में क्या आता है? अमेरिका, ठीक है, रसिया, ब्रिटेन, फ्रांस और चीन,
ठीक है। विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना सुरक्षा परिषद का काम है। अब सुरक्षा परिषद जो 5 गो है जो कि अस्थायी है, इसे वीटो का पावर मिला होगा। जो ये बात कहेगा संयुक्त राष्ट्र को वही ये मानेगा, ठीक है। अगर किसी बात में निर्णय लेना हो तो अगर इससे बिना पूछे संयुक्त राष्ट्र निर्णय नहीं ले सकता है। अगर निर्णय ले तो ये क्या कर सकता है, रोक सकता है। ये 5 विभिन्न राष्ट्रों के अंतर्राष्ट्रीय विवादों को सुलझाना सुरक्षा परिषद का ही कार्य है। अब सुरक्षा परिषद का अंतर्राष्ट्रीय मामलों को सुलझाना कार्य होता है। अस्थायी सदस्यों का निर्वाचन महासभा द्वारा 2 वर्षों के लिए होता है। अब अस्थायी सदस्यों में भारत भी शामिल है क्योंकि इसे वीटो का अधिकार नहीं मिला हुआ है। तो इसका जो गठन होता है 2 वर्ष के लिए होता है। जो 10 सदस्य हैं जो कि अस्थायी हैं, 5 को तो अस्थायी है क्योंकि वो हमेशा रहेगा, उसको वीटो पावर मिला हुआ है। और जो 5 सदस्य हैं जो कि अस्थायी है वो 2 वर्ष के लिए गठित होते हैं, परंतु वास्तविक अधिकार 5 अस्थायी सदस्यों के पास है। यहाँ पे कितना अच्छा बात बता दिया कि वास्तविक अधिकार किसके पास है, 5 सदस्य के पास है। प्रत्येक अस्थायी सदस्य को निषेधाधिकार वीटो प्राप्त है, 5 को। इसका अर्थ यह हुआ कि कोई भी निर्णय 5 अस्थायी सदस्यों की सहमति से ही लिया जाएगा। यदि एक भी सदस्य निर्णय के विरुद्ध मत देता है तो निर्णय स्थगित कर देगा कौन, संयुक्त राष्ट्र। समानता का सिद्धांत अधिकांश देशों को संयुक्त राष्ट्र को अधिक लोकतांत्रिक बनाने की मांग को उजागर करने की प्रेरणा देता है। संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद की तरह अन्य अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक में भी निर्णय कुछ सदस्यों की आपसी सहमति से लिया जाता है। अब एक संस्था है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक, इसमें भी संयुक्त राष्ट्र क्या कर सकती है, हस्तक्षेप करती है और इसमें भी निर्णय लिया करती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के सभी 188 सदस्य राज्यों को समान मताधिकार प्राप्त है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना अमेरिका द्वारा किया गया था ये सोवियत संघ के वर्चस्व को कम करने के लिए, क्योंकि उस समय से युद्ध चल रहा था और विश्व 2 गुटों में बटा हुआ था। तो ये सभी पूंजीवाद को बढ़ावा देने के लिए अमेरिका अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक की स्थापना करता है। तो इसमें क्या है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में 188 सदस्य राज्य मताधिकार प्राप्त नहीं है। जो सदस्य राज्य अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जितना धन देता है उसी अनुपात में मत का वजन भी होता है। अब इसमें होता है कि लोग धन देते हैं, धन के आधार पर इन्हें मत देने का अधिकार होता है मुद्रा कोष में अंतर्राष्ट्रीय। विश्व बैंक की मतदान प्रणाली भी उसी तरह है। विश्व बैंक में भी मतदान होता है। विश्व बैंक की अध्यक्षता हमेशा कोई अमेरिका ही करता है, क्योंकि अमेरिका का ही बनाया गया ये संगठन है, तो अमेरिका ही करता है, जिसका मनोनयन अमेरिकी वित्त मंत्री करता है। अब अमेरिका के वित्त मंत्री इसका मनोनयन करते हैं। यहाँ यह प्रश्न उठना स्वाभाविक है कि क्या संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा विश्व बैंक में निर्णय लेने की प्रक्रिया लोकतांत्रिक है। ये बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे वीटो का अधिकार दिया गया है 5 देश को। जो 5 देश कहता है वही संयुक्त राष्ट्र करता है। क्या अन्य लोकतांत्रिक राज्यों में कार्यपालिका अथवा संसद कुछ लोगों की सहमति से ही निर्णय ले सकती है? दोनों का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है, क्योंकि कार्यपालिका और संसद कुछ लोगों की सहमति से ही निर्णय नहीं ले सकती। ऐसा होगा तो लोकतंत्र नहीं रहेगा। किसी भी क्षेत्र में, किसी भी स्थान पे लोकतंत्र नहीं रहेगा। तो हमारा ये जो संयुक्त राष्ट्र है, जो कि यूएनओ की अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, वो लोकतंत्र बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि वहाँ पे 5 लोगों का ही चलता है जिसको वीटो का अधिकार है। दोनों का उत्तर स्पष्ट रूप से नकारात्मक है। इससे यह निष्कर्ष निकालना भी आसान है कि विभिन्न लोकतांत्रिक राज्यों की तरह अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं लोकतांत्रिक परंपरा का निर्वहन करें। अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय संस्था जो है, ये सभी विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और लोकतंत्र, ये सभी अगर लोकतंत्र की भांति काम करे तो हमारा जो आर्थिक वैश्विक स्तर की जो बातें हैं वो सब ठीक से रहेगी। ठीक से मतलब उसका निर्वहन होगा। जैसे कि यूक्रेन का भी युद्ध हो रहा है, अगर यूएनओ चाहती तो इसको समाप्त कर सकती थी बहुत पहले भी, लेकिन उसको तो वीटो का अधिकार दिया गया है 5 देशों को, तो वो जो कहेगा वही ना करेगा। तो ये यहाँ पे कह रहा है कि अगर लोकतंत्र को सही से माने अंतर्राष्ट्रीय संस्था तो क्या होगा। इस संबंध में यह प्रश्न उठता है कि क्या अंतर्राष्ट्रीय संस्था अधिक लोकतांत्रिक तरीकों को अपनाने के लिए प्रयत्नशील है। दुर्भाग्यवश इस प्रश्न का उत्तर भी उत्साहवर्धक नहीं है, क्योंकि ये जो हमारा संस्था है, ये संस्था कौन चलाता है? ये जो विश्व के एकदम संपन्न जो देश हैं वही चलाते हैं। तो संपन्न देश कभी नहीं चाहते हैं कि हम अपना अधिकार छोड़ें।
सत्य यह है कि जहाँ विभिन्न राष्ट्र अधिक लोकतांत्रिक बनने के प्रयास में जुटे हुए हैं, वहाँ अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं कम से कम लोकतांत्रिक बनने की इच्छुक हैं। इसका मुख्य कारण यह है कि जब विश्व में दो महाशक्तियाँ सोवियत संघ और संयुक्त राज्य अमेरिका में शक्ति प्रदर्शन की होड़ थी, तब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी शक्ति संतुलन बना हुआ था। अब अंतर्राष्ट्रीय संगठन में भी शक्ति संतुलन बना हुआ था। सोवियत संघ के विघटन के बाद संयुक्त राज्य अमेरिका का विश्व की एकमात्र महाशक्ति के रूप में उभर कर विश्व स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार अवरुद्ध हो गया। अब उभरा कौन? एक महाशक्ति, एक ध्रुवीय देश बन गया। अमेरिका उभर गया तो लोकतंत्र का विस्तार अवरुद्ध हो गया। विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार कुछ रुक गया। अमेरिका का यह प्रभुत्व अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की क्रियाकलापों को प्रभावित करता है। अमेरिका का यह जो प्रभुत्व है वह क्या करता है? अंतर्राष्ट्रीय संस्था जैसे कि ये, ठीक ना, अंतर्राष्ट्रीय संस्था में 3 संस्था है ना, विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और संयुक्त राष्ट्र। इसको अमेरिका का जो वर्चस्व है वह प्रभावित करता है, क्योंकि अमेरिका कहता है कि नहीं, जो हम कहेंगे वही होना चाहिए। अमेरिका का यह तर्क है कि विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए और लोकतांत्रिक राज्यों पर अंकुश लगाना आवश्यक है। अब अमेरिका यह मानता है कि लोकतंत्र के विस्तार करने के लिए हमें और लोकतांत्रिक राज्य पर अंकुश लगाना जरूरी है। आवश्यकता पड़ने पर अलोकतांत्रिक राज्यों की तानाशाही समाप्त करने के लिए युद्ध का सहारा लेना भी उचित है, ये अमेरिका का मानना है। इराक पर अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने आक्रमण कर उद्देश्य से कभी भी लोकतंत्र की बहाली स्वीकार करना नहीं था। अब इराक पर जो अमेरिका हमला किया था उसका जो उद्देश्य था अमेरिका का, वह क्या था? तेल जो वहाँ से निकलता है उस पर अधिकार करना। और यह यूएन को क्या बताया कि हम वहाँ पे सैनिक शासन को समाप्त करने के लिए और वहाँ पे कुछ ऐसी मिसाइलें बन रही थी उसको समाप्त करने के लिए हमला किए हैं। लेकिन इसका मेन उद्देश्य अमेरिका का यही था कि वहाँ के जो तेल की जो खाने हैं उस पर अपना अधिकार कर लें और उसको अपने कब्जे में ले लें। अमेरिका और उसके सहयोगी राष्ट्रों ने आक्रमण किया, उसका उद्देश्य लोकतंत्र की बहाली करना कभी नहीं था। विश्व स्तर पर लोकतंत्र के विस्तार के लिए उसी तरह के जन आंदोलन की आवश्यकता है जैसा नेपाल, चिली, पोलैंड आदि देशों में लोकतंत्र की बहाली के लिए हुआ है। विश्व स्तर पर लोकतंत्र का विस्तार तभी संभव है जब हमें जन समर्थन मिले और शांति का मार्ग अपनाया जाए। विश्व स्तर पर हमें लोकतंत्र कब बहाली होगा? जब हमें जन समर्थन मिले और शांति का मार्ग अपनाया जाए। शांति का मार्ग तो कोई देश अपनाता नहीं है, जन समर्थन देता नहीं है कोई। जिस तरह लोगों के संघर्ष एवं पहल से किसी देश में लोकतंत्र सशक्त हुआ है, अब किसी देश, छोटा एक देश का बात ले लेते हैं तो वहाँ पे क्या होता है? जन संघर्ष होता है। जन संघर्ष होता है तो राजशाही लोग अपना अधिकार छोड़ देते हैं और लोकतंत्र आ जाता है, जनता लोग ले आते हैं। तो ऐसे ही पूरे विश्व के लोग अगर जन समर्थन दे और शांति का भाव रखे तो विश्व स्तर पर भी लोकतंत्र आ सकता है। हमारा विश्व स्तर पर अभी भी लोकतंत्र नहीं है अभी वर्तमान में। उसी तरह वैश्विक मामलों में यह भी लोगों के संघर्षों से भी मजबूत होती और आगे बढ़ेगी। ये हमारा जो चैप्टर था वो समाप्त हो चुका है। ठीक है, ये चैप्टर समकालीन विश्व में जो लोकतंत्र है वो समाप्त हो चुका है। तो यहाँ जो कुछ समरी टाइप दिया गया है इसको भी पढ़ लीजिएगा। तो इसको पढ़ लेने से ये जो चैप्टर में क्या क्या जो बातें था को क्लियर हो जाएगा कि लोकतंत्र की स्थापना के लिए संघर्ष की कहानी बहुत रोचक है। बिना संघर्ष के लोकतंत्र नहीं आता है। तो यहाँ पे जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है इसको दिया गया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।